आप लोगों को बताया था, बट फिर भी यहाँ पे एक और डेफिनेशन है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को कहा था ना, सम ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो हमारा टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी यूज्ड टू अक्यूमुलेट डेटा ऑन अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है ना टेस्ट ली जाती है। इट इज एन असेसमेंट इंटेंडेड टू मेजर अ टेस्ट टेकर्स नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड, परफॉर्मेंस और क्लासिफिकेशन इन मेनी टॉपिक्स। आपके टेस्ट टेकर्स की क्या नॉलेज को, स्किल को, एप्टीट्यूड एंड परफॉर्मेंस को जो है ना चेक किया जाता है। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट है, हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट पढ़ी थी। इंडिविजुअल टेस्ट जो टेस्ट होती है जो एक स्टूडेंट पे जो है ना एक टाइम टेस्ट अप्लाई होता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट जो वो होता है जो मतलब दो से ज्यादा स्टूडेंट पे जो ना वो अप्लाई होता है। उसके बाद है अनस्टैंडर्ड टेस्ट। ये वो एक वो है जो टीचर को प्रिपेयर करता है अपने क्लासरूम के लिए, वो हमारा अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है? ऐसा टेस्ट जो कोई एक्सपर्ट बनाए, ठीक है, एक्सपर्ट बनाए और किसी स्टूडेंट के मेजरमेंट करे, तो हमारा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यहाँ से ही रुक रहा था, नहीं वहीं से ही रुक रहा था, यहाँ से नहीं था। और वॉइस अपना म्यूट करें प्लीज। उसके बाद हमारा मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी इंटरेस्ट में जो ना वो तो उसमें मेजरमेंट होती है। अब मेजरमेंट क्या एक प्रोसेस है कि किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया गया और टू व्हाटएवर इज बीइंग टेस्टेड। सो इसमें हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं नंबर को, क्वांटिटेटिव देते हैं, ठीक है, नंबर क्वांटिफाई करते हैं। मेजरमेंट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू अ गिवन असेसमेंट। The number can be raw score or score based on a normal distribution curve. क्वांटिफाई करते हैं, सिंपली नंबर्स असाइन करते हैं मेजरमेंट में। असेसमेंट के असेसमेंट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स। असेसमेंट में हम किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीफ्स में, ठीक है। असेसमेंट कैन फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्नर, द लर्नर, कम्युनिटी, क्लास, वर्कशॉप एंड द इंस्टीट्यूशन। किसी चीज को अब ये देखें, असेसमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं जो आप लोगों को आना जरूरी है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज क्लियर है बेटा, आप चेक करें, आवाज क्लियर है, किसी की कंप्लेंट। आपके एंड में कोई इश्यू हो, मेरे एंड में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। सो आप अपना कुछ जो है ना कोई है इंटरनेट वगैरह कनेक्टिविटी तो देख लें। फॉर्मल असेसमेंट हैव डेटा व्हिच सपोर्ट द कंक्लूजंस मेड फ्रॉम द टेस्ट। वो असेसमेंट जो आपकी डेटा जो आपने टेस्ट ली हो उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन मेड हो, कोई कंक्लूजन बनाए, किसी नतीजे पे पहुंचे, तो वो है आपका फॉर्मल असेसमेंट। और ये आपकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होती है, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकली भी समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंट्स, ठीक है। तो ये आपका कॉमनली स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है फॉर्मल में, जिसमें आपके रिजल्ट्स बनते हैं, एंड जो रिजल्ट होते हैं ना, मिड टर्म, फाइनल टर्म या सेशनल, वो सब मिला के आपका एक फाइनल जो रिजल्ट बनता है कम्युलेटिव, वो आपका फॉर्मल असेसमेंट है। इनफॉर्मल असेसमेंट वो है कि आपकी परफॉर्मेंस जो के बेसिस पे देखा जाता है कि आप क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है जी। आपकी रीडिंग को देख रहे होते हैं, आपके वर्ड्स काउंट को देखिए, आपका इनफॉर्मल है। उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए अक्सर जो यहाँ पे जो आपके कोर्स में मेंशन किए गए ना असेसमेंट के, वो दो टाइप है। एक है हमारा फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा हमारा समेटिव असेसमेंट। अब थोड़ा समझिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट है जो हमारी ऑनगोइंग असेसमेंट है, और दिस इज ऑन द जो हमारी कोर्स चल रही है ना, उस कोर्स के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग कोर्स जो हमारी असेसमेंट, वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा हमारे पास समेटिव असेसमेंट, वो असेसमेंट जो हमारा एट एंड ऑफ अ कोर्स, एट एंड ऑफ कोर्स में, लाइक सेमेस्टर के एंड में, मिड टर्म के एंड में, या किसी प्रोग्राम के खत्म होने के टाइम में जो एंड हो, तो वो हमारा होता है समेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो है ना, ये डेटा हमारा टाइम प्रोग्राम जो कंटिन्यूअसली हो ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है हमारा वो कंटिन्यूअसली, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है।
और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। उनके असेसमेंट को मॉनिटर, लर्निंग को मॉनिटर किया जाए ताकि जो उनको फीडबैक दिया जाए। और टीचर के लिए, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होती, ये दोनों स्टूडेंट के लिए भी टीचर के लिए भी। टीचर के लिए कि वो अपना टीचिंग इम्प्रूव करे, एंड स्टूडेंट के लिए वो कि अपना अपनी लर्निंग इम्प्रूव करे। स्टूडेंट एंड सो फॉर्मेट असेसमेंट इज फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। उसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन, वो इवैल्यूएशन जो बिल्कुल आपके एंड ऑफ टाइम हो, ठीक है। तो इसमें आपकी किसी भी स्किल में मास्टरी देखी जाती है। फॉर सपोज आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स में के कंटेंट आपको अगर आ गए हैं तो आपकी उस चीज़ को देखेंगे, आपको अब इस कंटेंट पर्टिकुलर में महारत आ गई या नहीं आ गई, ठीक है जी। ये हमारी आपकी समिट एवोल्यूशन होती है। इसमें आपको जो है ना वो ग्रेड असाइन किया जाता है कि आप ए ग्रेड लिए, बी ग्रेड लिए, सी ग्रेड लिए, तो दिस इज द समिट। अब यहाँ पे अक्सर 2-3 टर्मिनोलॉजी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये देखिए, जहाँ पे भी फॉर हो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जहाँ पे असेसमेंट ऑफ हो वहाँ पे आपका समेटिव है। अब मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट दोनों चीजें आप लोगों को वहाँ पे डिफाइन करके हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपका ऑनगोइंग असेसमेंट है, जहाँ पे जो स्टूडेंट की कंटिन्यूअस लर्निंग है उसको जो है ना वो असेस किया जाता है, ठीक है। और देन उसको फीडबैक दिया जाता है ताकि स्टूडेंट ये देखें क्या है, जो स्टूडेंट जो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको सीखने के अमल में आप फीडबैक देते हैं। तो ये आपका जो है ना फॉर्मेटिव है। एंड समेटिव असेसमेंट वो है जिसमें आप बच्चों की जो है ना टिपिकली जो असेसमेंट होती है वो किसी भी एंड ऑफ यूनिट हो, आपके एंड ऑफ टॉपिक हो, या एट द एंड ऑफ जो है ना क्लास हो, तो ये आपकी जो है ना असेसमेंट फॉर लर्निंग है यो। और ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में क्या है कि आप लोगों के एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं और उसके बेसिस पे आपके समिट इवैल्यूएशन की जाती है, एंड देन बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं। एक और असेसमेंट बेंचमार्क असेसमेंट, these are examples of assessment of learning। अब assessment of learning मतलब summative assessment है कि आपको किसी एक जो है ना पर्टिकुलर जो आपकी कुछ डोमेन्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करके उन पे आपकी जो है ना वो पर ईयर 3 दफ़ा जो है ना आपकी असेसमेंट ली जाए, तो दैट इज कॉल्ड योर समेटिव असेसमेंट। जैसे किसी किसी जो ना है कि भाई आपके यहाँ पहले 3 मंथ्स में लेते हैं, फिर 6 मंथ में, फिर 1 ईयर में, तो ये बेंचमार्क असेसमेंट के पर्सपेक्टिव को लेके आपकी होती है। फिर सेल्फ असेसमेंट है जिसमें आप खुद अपनी जो है ना जो गलतियां हैं खुद को सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, जिसको और इसी बेसिस पे जो है ना आप खुद में इम्प्रूवमेंट डाल लाते हैं, तो ये आपका है सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद है पीयर असेसमेंट। पी डबल या पीयर मतलब वो जिसको जो आपकी जो असेसमेंट आपके एक टीचर एक क्राइटेरिया सेट करता है, रूब्रिक, और आपकी जो असेसमेंट करते हैं वो आपके मतलब क्लासमेट्स करते हैं, तो दैट इज पीयर असेसमेंट। उसके बाद है हमारा इवेल्युएशन। इवोल्यूशन इज कंसर्न विद होल रेंज ऑफ इश्यूज इन बियॉन्ड। अब इवोल्यूशन क्या है? आपके द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओवरऑल जजमेंट अबाउट वन वर्क इज अ होल स्कूल वर्क। ये आपका बेस्ट सबसे डेफिनेशन है जिसमें आपके ओवरऑल जो है ना जजमेंट देते हैं, आपकी ओवरऑल जो आपने काम किया है उस काम के परफॉर्मेंस को। अब यहाँ पे प्रोसेस इवोल्यूशन है। इस प्रोसेस इवोल्यूशन जो है ना इसको सिंपली समझे, प्रोसेस इवोल्यूशन इज लाइक योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आपकी जो है ना किसी भी प्रोग्राम एक्टिविटी की ड्यूरेशन में आपको जो है ना वो फीडबैक दिया जाए या उसमें कोई अमेंडमेंट्स की जाए, तो ये आपकी होती है प्रोसेस इवोल्यूशन, ठीक है जी। फिर आता है आप लोगों का प्रोडक्ट इवोल्यूशन। प्रोडक्ट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होता है जो आपका एट द एंड ऑफ द कोर्स हो। इसको हम समेटिव भी कहते हैं, जो आप किसी कोर्स के एंड में लिया जाए। फिर आ जाती है, यहाँ तक हमने जो आपकी फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन ये चीज़ें ख़त्म कर दी। अब ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, हालांकि इसमें नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को जो है ना इंटरनल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। मैं आप लोगों को नीचे जो है ना 2-3 टॉपिक वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आपसे रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ दिस वन यहाँ से ये रूब्रिक क्या है, ये आप लोगों के लिए एज अ टीचर अंडरस्टैंड करना और पूछे जाएंगे आप लोगों से। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक एक इज अ
रेटिंग स्केल सेट करते हैं, एंड देन इंडिकेटर्स क्या करते हैं. A rubric define what is expected and what will be assessed. rubric आपको एक डिफाइन करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करें और क्या चीज़ें असेस की जाती हैं. हमारे मोस्टली जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो दे आर एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम rubric. evaluation is done according to specified criteria, जिसमें आपकी क्राइटेरिया के जो है ना वो थ्रू की जाते हैं. रेटिंग स्केल आइडेंटिफाइज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है थ्रू रेटिंग स्केल. Under each section of the rating indicator provides examples or concrete description for the level of performance. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ. ये आपका क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, ठीक है, दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट. और यहाँ पे आपका इंडिकेटर है परफॉर्मेंस लेवल. आप सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, जो है ना वेरी सेटिस्फैक्ट्री है. समझ आ रही बात. आप किसी को एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ये आपकी क्राइटेरिया इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये बनाते हैं. फिर आ जाती है भाई आप लोगों की रेटिंग स्केल. ये आपकी क्लोज एंडेड सर्वेज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फीडबैक देते हैं कि हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की है ना किसी स्केल बिहेवियर पे, तो ये आपकी रेटिंग स्केल अलो करे टीचर की किसी डिग्री और फ्रीक्वेंसी या बिहेवियर एग्री करें या डिसएग्री करें, उनको डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट शो करती है. अब देखें ये आपके अगर कोई टास्क रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट सम वेरी फ्यू और नन, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज यूजुअली सम ऑफ द टाइम रेयर और नॉट एट ऑल, एक्यूरेसी नो एरर फ्यू एरर्स सम एरर फ्रीक्वेंट एरर, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिबल, कंटेंट फुली डेवलप्ड सपोर्टेड. ये देखिए ये आपके रेटिंग स्केल होते हैं. उसके बाद आप लोगों का चेकलिस्ट. चेकलिस्ट एक एसेंशियल टूल है आप लोगों का, जो स्पेसिफाई क्राइटेरिया होता है. उसी चेकलिस्ट में आपको यस और नो फॉर्मेट में देखा जाता है. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे जो ये लाइट्स होते हैं ऑन एंड ऑफ के जो है ना होते हैं, तो चेकलिस्ट भी आपका ऐसा है इधर यस और नो. वहाँ पे चेकलिस्ट में आपकी स्किल्स के बारे में आया, इसके बारे में उसको पर्टिकुलर टीचर को नॉलेज है या नहीं है, ये देखा जाता है. ठीक है जी. तो आप लोगों के मैंने ऐसे रेटिंग स्केल इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बता दिए. अब जो लास्ट है वो पोर्टफोलियो के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, एंड देन हमारा जो क्लास होगा वो आज के लिए वाइंड अप होगा. अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट एग्जिबिट द स्टूडेंट एफर्ट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन वन और मोर एरियाज. अब पोर्टफोलियो में क्या है कि जो स्टूडेंट, एक होते हैं हमारे पास स्टूडेंट पोर्टफोलियो, दूसरे होते हैं हमारे पास टीचर पोर्टफोलियो. अब स्टूडेंट पोर्टफोलियो में क्या है? स्टूडेंट जो क्लास में काम करता है, क्लास वर्क है, उसके अचीवमेंट है, उसकी ग्रेड्स होते हैं, उसने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन उसके अचीवमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम उस एक पोर्टफोलियो एक ऐसे समझ के एक बुक टाइप होता है जिसमें हम बच्चों के जो है ना रिकॉर्ड्स बनाते हैं. ठीक है. और जो टीचर पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, हम टीचर्स के रिक्वायरमेंट जो है ना वो पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें टीचर के भाई इंटरेस्ट होते हैं, टीचर के जो है ना क्वालिफिकेशन होती है, टीचर के अचीवमेंट्स होते हैं, फिर उसमें टीचर्स के लेसन प्लान होते हैं, टीचर्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्टिव नोट्स होते हैं, टीचर्स की जर्नलिंग जो डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट करता है क्लास के बाद. ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं. और ये पोर्टफोलियो एक आपका वन ऑफ द ऑथेंटिक एंड नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक है एजुकेशन पे. और ये एक टीचर के लिए पूरी दुनिया में स्टिल जो है ना अभी तक ये मशहूर है. इवन आप यूके यूएसए जाएंगे तो आप लोगों को एज ए टीचर तो आपसे पूछेंगे शो अस योर टीचर पोर्टफोलियो, तो आपको वहाँ पे एज ए टीचर पोर्टफोलियो अपना दिखाना पड़ेगा एज ए टीचर. ठीक है. तो पोर्टफोलियो के डिफरेंट टाइप होते हैं. आपके डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो है, तो इसमें आपकी कलेक्शन ऑफ वर्क जो ओवर टाइम है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है डिफरेंट डिफरेंट आउटकम में, तो ये आप इस पोर्टफोलियो को आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो भी कहा जाता है. ठीक है. और दूसरा है आपका प्रोसेस पोर्टफोलियो. इसमें आपके जो लर्निंग प्रोसेसेस है ना आपने जो की हैं वो सारे इसमें लिखे जाते हैं, जिसमें आपके थिंकिंग लॉग है, आपकी जो है ना रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है, मतलब जो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, फिर बोला आज आप मैंने ये क्लास ली उसमें ये चीज़ें अच्छी गई बट ये चीज़ें हैं, तो आपका प्रोसेस है थ्रू कंटिन्यूस आपका पोर्टफोलियो चल रहा होगा. देन आपका शोकास पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. इसमें आपके आउटपुट एट द एंड जो है ना ये हमारा किसी चीज़ में मास्टरी देखते हैं. अगर हम स्टूडेंट एट द एंड ऑफ
जब उनके मतलब कोर्स या ईयर अबाउट टू एंड होता है, ये पोर्टफोलियो स्टूडेंट हम ऑलमोस्ट जो है ना हम छोटे लेवल के जो प्री प्रेप एंड टोटल लेवल पे जो है ना वो बनाते हैं स्टूडेंट्स की। तो उसमें उनके ओवरऑल वर्क को देखा जाता है, और अगर टीचर है तो उसके टीचर पोर्टफोलियो में उसके सारे लेसन प्लान, उसमें जो जो एक्टिविटीज की हैं वो सारी चीज़ें इसी में हमें हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना ये टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मुझे सिलेबस का काइंडली कोई पता नहीं है, आप देख लें, अगर आ गई होगी आपकी तो अपलोड हो कर लेंगे। तो लेट सी देखें क्या होता है। तो यहाँ तक सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर क्वेश्चन जी है पूछिए। कि जो सर क्वेश्चन है जो पोर्टफोलियो है सर, पोर्टफोलियो इज मेड बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द क्लास। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने ना। जब स्कूल में है ना वो टीचर मेंटेन करती है, समझ आ रही बात, इस बच्चों की पोर्टफोलियो सर समझ वो आ रही तो बात। स्टूडेंट्स, सर जी सर समझ आ खुद भी रही है बना लेकिन सकते हैं ना सर बच्चे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्री प्री सर्विस टीचर हैं तो आप बना सकते हैं, बट आप अगर किसी स्कूल में ना वहाँ पे जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो है ना, उस पोर्टफोलियो पे टीचर जो है ना उनका पोर्टफोलियो बनाता है बच्चों की हर एक चीज को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, वहाँ पे आपकी जो सेशनल है वो बच्चों की हर एक चीज रिकॉर्ड होती है। उसके अलावा उसने कौन कौन से अचीवमेंट की क्लास में, कौन सी ड्राइंग बनाई है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो में टीचर बनाती है वहाँ पे, और टीचर अपना भी जो है ना उनका टीचर पोर्टफोलियो अलग होता है। अच्छा ओके थैंक यू सर। अच्छा और सर जो वैलिडिटी और दुनिया रिलायबिलिटी है सर, जो नहीं नहीं वो इसमें नहीं है, इसमें टॉपिक नहीं है, वो वैलिडिटी मैं से बता रहा हूँ आपको, बट वो यहाँ पे नहीं है, इसमें सर इंक्लूडेड नहीं है। सिलेबस में नहीं है सर। नहीं नहीं। अच्छा सुनिए, मुझे एनआरटी एंड सीआरटी एक स्टूडेंट पूछ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखें, नॉर्म रेफरेंस ऐसी टेस्ट होती है एनआरटी जिसमें हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंपेयर करते हैं, और सीआरटी वो टेस्ट है जिसमें हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, किसी स्टैंडर्ड के बेस पे स्टूडेंट को असेस करते हैं, दैट्स इट। एक क्राइटेरिया बेस्ड है, सीआरटी क्राइटेरिया बेस्ड है, और एनआरटी आपका स्टूडेंट टू स्टूडेंट पीयर टू पीयर जो है ना वो हम कंपेयर करते हैं। उसके अलावा किसी को काइंडली कोई क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक्स में तो मुझे बताएं, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, देन हम क्लास एंड करें। प्लीज आस्क क्वेश्चन इन चैट या डायरेक्ट वॉइस में बताएं ताकि मैं क्लास को एंड करूं। सर सीआरटी क्राइटेरिया बेसिस सर, थोड़ी सी इसको एलाबोरेट करें सर पहले क्राइटेरिया। मेरी बात सुने, सिंपल। मैं अभी एनआरटी पे बात कर रहा हूँ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट्स होते हैं ना उनको आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंपेयर करते हैं, समझ आ रही बात। आप एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक जो है ना जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनके इन द क्लास, तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट आप कंपेयर करते हैं, ये है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और फिर आता है आप लोगों का सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसमें हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को किसी क्राइटेरिया, किसी स्टैंडर्ड बेस करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे मेट्रिकुलेशन के ग्रेड्स जो होते हैं ना, जिसमें ए बी, A1 A B C D, ये जो ग्रेड देते हैं ये वहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन होता है। अगर आप 50 से 60 के दरमियान लेते हैं मार्क्स तो ये आपका है डी ग्रेड, अगर 60 से 65 के दरमियान तो ये आपका है सी ग्रेड, ठीक है। अगर आप 65 से लेके 75 तक है तो ये आपका बी ग्रेड, 70 से लेके 82 तक आपका ए ग्रेड, 82 से अब अगर आप ले रहे तो ये आपका A1 ग्रेड, ठीक है जी। ये आप लोगों का एक जी जी क्राइटेरिया जो सीआरटी क्राइटेरियन बेस्ड रेफरेंस है जहाँ पे आप बच्चों को असेस करते हैं। आई होप क्लियर। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी को मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, किसी ने पूछा तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इट्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, ये 1956 में जो है ना ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम ने दी थी, और 2001 में इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है। अब इसमें हमारे 3 डोमेन्स होते हैं जो है ना, एक है हमारा कॉग्निटिव डोमेन जिस जो आपकी इट्स रिलेटेड टू योर माइंड, दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन इट्स रिलेटेड योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और तीसरा है हमारा इफेक्ट सॉरी साइकोमोटर डोमेन जो आपका है इट्स रिलेटेड टू योर मोटर स्किल्स या फिजिकल एक्टिविटीज।
तो ये 3 डोमेन्स हैं, काइंडली इनको मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी, आप अदर नोट्स भी स्टूडेंट ने बनाए हैं तो वो आप फाइंड करके वहाँ से उसको देख लें। भाई मैंने कोमल बताया है कि कल इंशाल्लाह आप लोगों को जो आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको लाइव क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। अब आप एक काम करें कोमल, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, ये जो टेक्स्ट है ना साइंस वाला, ये टेक्स्ट आप टाइप करके सर रशीद साहब को भेज दें, फिर उसकी क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट भी और पूरा का पूरा टेक्स्ट भी, ताकि मैं उसको वहीं से एनालाइज कर, अगर यहाँ पे नहीं तो मैं फिर सिलेबस से देके वहीं से हम डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को मैं समझा भी सकूं और एनालिसिस लेवल के हम क्वेश्चंस भी पढ़ सकें। देखिए असेसमेंट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की हर लेवल पे डिफरेंट है ना, आप किस कोई पर्टिकुलर बताएं डोमेन ना। असेसमेंट की पॉलिसी ये है हमारे पास कि भाई बच्चा एलिमेंट्री लेवल तक वो टीचर उसको पढ़ाता है, मतलब जो असेस करता है, 9th 10 फर्स्ट ईयर इंटर आपके जो है ना बोर्ड से असेस करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आपकी असेसमेंट होती है वो टीचर करते हैं। डकार की करिकुलम समझना नहीं है आपको, आप डकार की वेबसाइट मैंने शेयर की है, आप वहाँ पे जाएं और सिंपली क्या करें, वहाँ पे जाके जो है ना जो करिकुलम से रिलेटेड 1 to 7 की जो करिकुलम है ना, उस करिकुलम को पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ से आपको आइडिया होगा कि हाउ योर टेस्ट विल कम इन द टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दे, नहीं तो क्लास वाइंड अप करें। जी सर, जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होती है? जी डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है और ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ जो है ना वो 18 ईयर्स तक जो है ना, आपकी जो कद बढ़नी है, आपके जिस्म के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं बढ़ने, वो 18 ईयर्स तक, 18 साल तक जो है ना वो फुली डेवलप होते हैं, उसके बाद आपके वो नहीं होते। बट आपकी जो डेवलपमेंट है जो आपकी रिलेटेड टू योर माइंड, वो आपकी इट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, क्योंकि आपके न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे तो आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो क्लास वाइंड अप करें। सर थोड़ा सा बताएंगे डिफरेंस बिटवीन मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स एंड अप्रोच? ये मैंने आप लोगों को बताया जो था। देखिए मेरी बात सुने, मेथड क्या है, आप जब कैसे यूज होते हैं, मेथड एक टेक्निक, एक मेथड है ना। फॉर सपोज हमारे यहाँ एक जो मैं आपको फॉर सपोज लेक्चर मेथड है, ठीक है, लेक्चर मेथड एक इट्स अ वे ऑफ, और एक स्ट्रेटजी। जी जी आ रही है आपकी आवाज। आई वुड सजेस्ट कि हम इस जो क्लास है ना, जो लास्ट डे पे जो क्लास है ना, आपको जो भी क्वेश्चंस वो आप लिख के आए इंशाल्लाह। लास्ट जो फ्राइडे है ना, तो आपके जो जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं हम उसको क्लास को पूरा डिस्कशन बेस रखेंगे। आज और कल मैं दोनों को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, आज और उसको, तो फिर फ्राइडे के दिन हम पूरा का पूरा जो क्लास है ना वो इट विल बी अवर डिस्कशन बेस्ड। ठीक है जी।